ऑप्टिक्स के 10th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग मिरर फार्मूला के बारे में लास्ट में हम लोग देखे थे। आज हम उसको डिराइव करेंगे। तो डिराइव करने से पहले हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को दोनों के लिए हम लोग डिराइव करेंगे। तो पहले कॉनकेव के लिए करेंगे, बाद में कॉन्वेक्स के लिए करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं मिरर फार्मूला कि मिरर फार्मूला होता क्या है। तो लास्ट वाला जो पोर्शन था उसी को हम फिर से बता रहे हैं। तो मिरर फार्मूला में हम लोग देखे थे कि मिरर फार्मूला एक तरह का रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में। तो अगर मान लीजिए कि कोई मिरर है, मिरर में हम लोग स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव भी मान सकते हैं, कॉन्वेक्स भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए कॉनकेव मिरर है और यहाँ पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट, और इसका मान लीजिए इमेज यहाँ पास बन रहा है, ये है आई और ये है पोल। तो जानते हैं कि सभी डिस्टेंस को पोल से मापना रहता है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे u से। तो u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। जो इमेज होगा उसका जो पोल से डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे v से। v मीन्स डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द पोल। इसके बाद इसका फोकस भी होता है। तो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ पर उसको डिनोट करते हैं एफ से। तो मिरर फार्मूला है क्या? तो मिरर फार्मूला एक तरह का रिलेशन है एमंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। यहाँ u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब है इमेज डिस्टेंस और f का मतलब है फोकल लेंथ। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं u से, इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं v से और फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं f से। तो इनके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसी को हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। दिस इज मिरर फार्मूला, दिस इज मिरर फार्मूला। अब ये जो मिरर फार्मूला है वो वैलिड है कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। तो इसको एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। लास्ट के क्लास से हम लोग को पता चला था कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस कर्वेचर का हाफ होता है। तो एफ इज इक्वल टू r/2। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/, एंड एफ इज इक्वल टू r/2। So finally we get 1/u + 1/v इज इक्वल टू 2/r। ये भी मिरर फार्मूला है। दिस इज आल्सो मिरर फार्मूला, दिस इज आल्सो मिरर फार्मूला। ये भी मिरर फार्मूला है। हालांकि ज़्यादातर जनरली ये हम लोग देखते हैं कि 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, बट ये भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/u + 1/v इज इक्वल टू 2/r। यहाँ पास वैल्यू r के टर्म में है, यहाँ पास वैल्यू f के टर्म में है। तो इस तरह से हम लोग ये रिलेशन है बिटवीन एमंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, और इसी को बोलते हैं मिरर फार्मूला, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। अब हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे कि इस फार्मूला को डिराइव करेंगे फॉर कॉनकेव मिरर, और उसके बाद इस फार्मूला को फिर से हम लोग डिराइव करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि मिरर फार्मूला को आप डिराइव करें कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। और मिरर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है
इस फार्मूला की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान से डेरिवेशन को आप समझेंगे। अब हम इसको डिराइव करेंगे। तो हम लोग मिरर फार्मूला को डिराइव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला। और सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए, मतलब ये जो डेरिवेशन हम लोग का होगा वो कॉनकेव मिरर के लिए होगा। तो हमने यहाँ पास एक कॉनकेव मिरर लिया है, रे डायग्राम हम लोग समझेंगे ध्यान से। एक कॉनकेव मिरर लिया है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका पोल है और सी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इसके प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट ओ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, मतलब इस पॉइंट ओ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और चूँकि ये रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के लिए, इसलिए यहाँ पास हमें इसका इमेज ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इसका इमेज ड्रॉ करने के लिए हमें इसके लिए 2 रे डायग्राम चाहिए, 2 रे हमें खींचना पड़ेगा। तो हम एक रे ऐसे ले लिए, ये एक रे है, यहाँ से एक रे निकला जो कि मिरर की इस पॉइंट पर टकराया। अब चूँकि ये रे जो बेसिक रे हम लोग पढ़े थे उसमें से कोई भी रे नहीं है, मतलब ये रे लाइट रे ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ना तो ये तो सी से होके जा रहा है और ना तो ये एफ से होके जा रहा है। इसलिए इसका रिफ्लेक्शन के लिए हमें इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचना पड़ेगा और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा, तब जाकर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम बता सकते हैं कि रे किधर जाएगा। तो इस पॉइंट पर हमें नॉर्मल खींचने के लिए, चूँकि यह स्फेरिकल मिरर है कॉनकेव मिरर, इसलिए नॉर्मल खींचने के लिए हम डायरेक्ट उसको सी से ज्वाइन कर देते हैं किसी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो नॉर्मल हो जाता है। तो हम इसको सी से मिला देते हैं, इस पॉइंट को सी से मिला देते हैं। मिला दिए इस पॉइंट को सी से। अब ये जो हुआ ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, चूँकि ये नॉर्मल है, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं ए, तो सी ये जो होगा एक नॉर्मल हो गया और ये एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच है, सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको मान लेते हैं थीटा। अब चूँकि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से इतना ही एंगल थीटा बनाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरह से इसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये। तो यह जो रे है ये रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, और ये एंगल भी होगा थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम। एक रे तो हम लोग लाइट रे खींच लिए, एक और रे खींचना पड़ेगा। तो दूसरा रे के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक रे ऐसे सीधे ऐसे ले जाते हैं। तो ये रे अगर सीधे जाएगा तो ये चूँकि सी से होके जा रहा है तो वापस रिटर्न हो जाएगा, चूँकि बेसिक रे में पढ़े थे कि जो भी रे सी से होके जाता है वो रिटर्न हो जाता है उसी रास्ते पर। तो ये ऐसे गया था तो ये इसी रास्ते पर रिटर्न हो जाएगा, तो सी से जाता हुआ रे से इसी रास्ते पर रिटर्न हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे, 2 रिफ्लेक्टेड रे है, इस जगह पर मिल रहा है, इसलिए इस जगह पर इमेज बन जाएगा इस ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट ओ पर था। तो पॉइंट ओ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट आई पर बन गया। अब चूँकि यहाँ पर रियल में रेज मिल रहे हैं इसलिए ये जो इमेज होगा वह रियल इमेज होगा। इसके बाद हम लोग करते हैं क्या कि यहाँ पास कुछ और एंगल भी हैं, उसको हम लोग दिखा लेते हैं। तो इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट से जो रे निकला है ओ ए और ये प्रिंसिपल एक्सिस के बीच के एंगल को मान लेते हैं अल्फा। इसको थोड़ा और आगे करके दिखाते हैं। ये जो इमेज जो बना आई पॉइंट पर, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको मान लेते हैं बीटा, और सी पर जो एंगल बन रहा है उसको मान लेते हैं गामा। तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, और यहाँ पास एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम लोग।
ये परपेंडिकुलर है इसे, ये है, इस पॉइंट का नाम देते हैं एम। तो जो एम है इज परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद ये जो O और P के बीच का डिस्टेंस है ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डेट इज U। ये C और P के बीच का डिस्टेंस होगा R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और I इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस होगा V। तो जो भी डायग्राम में हम लोग बनाए हैं उसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि कंसीडर अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R। एक हमने कनकेव मिरर लिया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट पॉइंट O ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट O पर सिचुएटेड है प्रिंसिपल एक्सिस पर, व्हिच रियल इमेज इज फॉर्म एट पॉइंट I, जिसका रियल इमेज बन रहा है पॉइंट I पर। लेट C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो C है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एंड P इज द पोल ऑफ दिस मिरर, और इस मिरर का जो पोल है वो P है। हियर CA इज द नॉर्मल, CA जो है वो एक नॉर्मल है। एंड थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पास एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है। हियर U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। एंड V इज द इमेज डिस्टेंस, V जो इमेज डिस्टेंस है विच इज शोन इन द फिगर, जिसको फिगर में शो किया गया है। तो इस तरह से डायग्राम हो गया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पास अल्फ़ा बीटा गामा ये जो एंगल्स है उसका वैल्यू कुछ निकालेंगे और रिलेशन निकालेंगे। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे इस डेरिवेशन के लिए। तो हम लोग सबसे पहले इस अल्फ़ा बीटा और गामा में रिलेशन निकालेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हम लोग दो ट्रायंगल में चलेंगे। तो पहला ट्रायंगल है OAC, ध्यान से इसको देख लीजिए। ट्रायंगल का नाम है OAC, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल OAC में। तो इन ट्रायंगल OAC में ये देखिएगा, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो इसका अंदर का जो कोण है वो अल्फ़ा और थीटा है और बाहर का एंगल गामा है, ये छोटा सा ट्रायंगल। तो यहाँ लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू, लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस थीटा। इस ट्रायंगल में ध्यान से फिर से देख लीजिए कि ये एंगल अल्फ़ा है, अंदर का एंगल इंटीरियर एंगल, और ये भी एंगल एंगल थीटा है। ये एंगल इसमें शामिल नहीं होगा इस ट्रायंगल में, देख लीजिए ध्यान से। तो ये अल्फ़ा और थीटा केवल इसमें शामिल होगा। तो अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा, ये भी एंगल थीटा था। तो लिख सकते हैं यहाँ पास गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे। दूसरा ट्रायंगल है OAI, इस बड़े से ट्रायंगल में इसका एक एंगल है अल्फ़ा और दूसरा ये टोटल एंगल चलाएगा 2 थीटा और बाहर का एंगल बीटा। सो नाउ इन ट्रायंगल OAI, इन ट्रायंगल OAI में हम लोग लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 थीटा। वो फिर से डायग्राम में समझे। OAI में बाहर का एंगल है बीटा और अंदर का एंगल है अल्फ़ा, और ये थीटा और थीटा 2 थीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू बीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 थीटा का वैल्यू पुट करें जो लाए हैं। तो थीटा का वैल्यू लाए हैं गामा माइनस अल्फ़ा, तो गामा माइनस अल्फ़ा ये लिख देंगे कि वैल्यू पुट किए हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से, या ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 गामा माइनस 2 अल्फ़ा।
बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 गामा माइनस 2 अल्फा। सो इसके बाद वाला स्टेप देखिए, या बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा और माइनस 2 अल्फा मिलकर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस 2 गामा। यहाँ से इसको इधर ले आते हैं तो बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 गामा। यहाँ से 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये हम लोग का नेक्स्ट इक्वेशन होगा सेकेंड। इसके बाद हम लोग, चूँकि यहाँ पास ये जो मिरर जो हम लोग फार्मूला जो डिराइव कर रहे हैं वो मिरर का साइज इतना बड़ा नहीं होगा, उसका एपरेचर इतना बड़ा नहीं होगा, वो इतना बड़ा एपरेचर के लिए नहीं, छोटे एपरेचर के लिए हम लोग फार्मूला डिराइव करें। तो जब छोटा एपरेचर के लिए डिराइव करेंगे तो जितने भी एंगल बनेंगे सब एंगल छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पास एक जंक्शन लेना है कि सिंस द एपरेचर ऑफ मिरर is small, so all angles are also small। चूँकि मिरर का जो अपर्चर वो स्मॉल है इसलिए सभी एंगल जो होगा वो भी स्मॉल होगा। तो यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि स्मॉल हो जाएगा, ऑल एंगल्स मतलब अल्फा बीटा गामा वगैरह सब स्मॉल हो जाएगा। सो अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा, बीटा को लिख सकते हैं 10 बीटा, एंड गामा को लिख सकते हैं 10 गामा। क्योंकि मिरर स्मॉल है इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 10 अल्फ़ा, अल्फ़ा के जगह पर 10 अल्फ़ा, बीटा के जगह पर 10 बीटा और गामा के जगह पर 10 गामा का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। सो जो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशन जो आया था 2 गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, उसमें हम लोग ये सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पास हम लोग थीटा को टेन थीटा नहीं लिखे हैं क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। अल्फ़ा बीटा और गामा इन तीनों का जरूरत पड़ेगा, इसलिए अल्फ़ा को 10 अल्फ़ा, बीटा को 10 बीटा, गामा को 10 गामा। हालांकि इसको भी लिख सकते हैं थीटा को 10 थीटा, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या लिख सकते हैं, 2 गामा के जगह पर 10 गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा के जगह पर 10 अल्फ़ा और बीटा के जगह पर 10 बीटा। ये इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। अब क्या करेंगे, फिगर से हम लोग 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गामा का वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे। तो फ्रॉम फिगर से इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले 10 अल्फ़ा का वैल्यू 10 अल्फ़ा, तो 10 अल्फ़ा का वैल्यू देखेंगे इस बड़े से ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल, तो OAM में, OAM में इस ट्रायंगल में देखेंगे तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा AM डिवाइडेड बाय AM डिवाइडेड बाय MO। 10 बीटा इसका वैल्यू, तो 10 बीटा का वैल्यू देखेंगे तो इस ट्रायंगल में IAM, इस ट्रायंगल में तो 10 बीटा इज इक्वल टू AM परपेंडिकुलर बाई बेस के रूप में AM I आ जाएगा, एंड 10 गामा इज इक्वल टू 10 गामा CAM में, तो 10 गामा इज इक्वल टू AM
एम डिवाइडेड बाय एम सी। अब क्या करेंगे कि इन तीनों वैल्यू को tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा का वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा इन इक्वेशन थर्ड। सो यहाँ पास लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, tan बीटा and tan gamma in equation थर्ड इक्वेशन में tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा का वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 tan गामा था इक्वेशन थर्ड में, तो tan गामा के जगह पास वैल्यू हम लोग लिखेंगे am डिवाइडेड बाय एम सी इज इक्वल टू था tan अल्फा। tan अल्फा के जगह पास am डिवाइडेड बाय एम ओ प्लस tan बीटा था। tan बीटा के जगह पास am डिवाइडेड बाय एम आई। मतलब इक्वेशन जो थर्ड था जो वो इस तरह से था 2 tan गामा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा। इसको बढ़िया से देख लेंगे, मिला लेंगे सही है कि नहीं। 2 tan गामा का वैल्यू लाए थे हम लोग एम डिवाइडेड बाय एम सी इज इक्वल टू tan अल्फा एम डिवाइडेड बाय एम ओ प्लस tan बीटा एम डिवाइडेड बाय एम आई। इतना आ गया। अब यहाँ से एम दोनों साइड इस साइड कॉमन कर सकते हैं, या 2 am डिवाइडेड बाय एम सी इज इक्वल टू एम यहाँ पास कॉमन कर लिए तो बच गया 1 बाय एम ओ प्लस 1 बाय एम आई। तो एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 बाय एम सी इज इक्वल टू 1 बाय एम ओ प्लस 1 बाय एम आई। और ये इक्वेशन को मान लेते हैं 4। अब यहाँ पास इसमें आप ध्यान से समझने वाला बात यहाँ पास है कि 2 बाय एम सी इज इक्वल टू 1 बाय एम ओ प्लस 1 बाय एम आई। तो ये जो एम से लेकर सी तक का डिस्टेंस है, एम से लेकर आई तक का डिस्टेंस और एम से लेकर ओ तक का डिस्टेंस है, तो उसको यहाँ पास एम को रिप्लेस करेंगे पी से। तो कैसे? तो चूँकि हम लोग स्मॉल एपरेचर के लिए हम लोग जो भी फार्मूला डिराइव कर रहे हैं स्मॉल एपरेचर होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगा, मान लीजिए ऐसे रे गया, तो यहाँ से ये पॉइंट पी है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये पॉइंट एम है। तो एम और पी के बीच गैप कम हो जाएगा जब इसका एपरेचर कम होगा। यदि एपरेचर और यदि छोटा हो जाए, मान लीजिए कि एपरेचर इतना के जगह पर और कम हो जाए तो यहाँ पास इतना पर से अगर रे जाए, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पास एम पॉइंट और पी पॉइंट के बीच का गैप और कम हो जाएगा। यदि और एपरेचर कम हो जाए तो लगभग दोनों कोइंसाइड कर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पास ये लिखेंगे कि सिंस द अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल सो पॉइंट एम एंड पॉइंट पी विल कोइंसाइड। अपर्चर चूँकि कम है इसलिए पी पॉइंट और एम पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा, और जब कोइंसाइड कर जाएगा तो पी और एम एक ही पॉइंट हो गया, इसलिए एम को हम लोग रिप्लेस कर देंगे पी से। तो जहाँ एम सी लिखे तो वहाँ लिख देंगे पी सी, जहाँ एम ओ लिखे हैं वहाँ पास लिखेंगे पी ओ, और जहाँ एम आई लिखे हैं वहाँ पास पी आई। यहाँ लिखेंगे सिंस द एपरेचर of mirror is small so points M and P will coincide। क्योंकि इस मिरर का अपर्चर कम है इसलिए पॉइंट एम और पी कोइंसाइड कर जाएगा। सो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे कि जो ये वैल्यू एम सी जो था उसको हम लिखेंगे पी सी। सो एम सी इज इक्वल टू पी सी
जो एम आई जो वैल्यू था, एम आई उसको लिखेंगे पी आई, एंड जो एम ओ है, एम ओ उसको लिखेंगे पी ओ। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 से तो 2/mc वहाँ लिखा हुआ था, 2/mc, mc के जगह पर pc, तो 2/pc इज इक्वल टू 1/mo, 1/mo के जगह पर 1/po प्लस 1/mi के जगह पर pi। ये इक्वेशन हो गया 5। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पास PC डिस्टेंस देखेंगे, P से लेकर C तक का डिस्टेंस जो कि R है, PO जो कि जिसको लिखे हैं U, और PI जो कि लिखे हैं हम लोग D। इस तरह से अब हम लोग साइन कन्वेंशन इसमें लगा सकते हैं, तब हम लोग साइन कन्वेंशन लगाएंगे। सो अब हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हम लोग लगाते हैं। तो साइन कन्वेंशन हम लोग लगा रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन में ये जो कॉनकेव मिरर है, तो लाइट रे जहाँ भले ही हम लोग यहाँ पास इस ऑब्जेक्ट यहाँ लिए हैं तो इस तरह से रे जा रहा है, बट रियली कि ये जो मिरर है उसमें लाइट रे इधर क्यों आएगा, तो इधर क्यों लाइट रे आएगा, तो इस डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, जबकि इस डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग सभी का वैल्यू रखेंगे। तो PC तो P से लेकर C तक का डिस्टेंस जो है वो R है, R लिख लिए। अब ये प्लस हुआ कि माइनस होगा ये लिखना है, तो हम लोग P से C क्यों चल रहे हैं इधर, जबकि लाइट इधर से इधर क्यों जाएगा, तो दोनों के चलने का डायरेक्शन अपोजिट है, सो यह माइनस हो जाएगा। PO, P से लेकर O तक का ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस है U, सो U लिख दिए। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो फिर से लाइट इधर क्यों जा रहा है, हम लोग इधर से इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस U। PI, P से लेकर I तक इधर क्यों जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस है V, इमेज डिस्टेंस V। जो कि इधर से इधर क्यों आ रहे हैं, लाइट रे इधर जा रहे हैं, तो फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा। तो PC इज इक्वल टू -R, PO इज इक्वल टू -U एंड PI इज इक्वल टू -V। ये सब वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 5 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 से तो 2/PC के जगह पास -R इज इक्वल टू 1/PO के जगह पास -U प्लस 1/PI के जगह पास -V, यह आ जाएगा। अब यहाँ से यह आ गया -2/R इज इक्वल टू -1/U -1/V, यहाँ आ गया, या -2/R इज इक्वल टू माइनस कॉमन कर लिए तो 1/U प्लस 1/V, इतना आ गया। तो यहाँ पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा 2/R इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। इसको भी मिरर फॉर्मूला आप बोल सकते हैं, 2/R इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। एफ के टर्म में ला देते हैं, तो चूँकि R इज इक्वल टू हम लोग लाए थे F/2, सॉरी F इज इक्वल टू लाए थे R/2, F इज इक्वल टू R/2 ऐसे आया था। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे R का, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 2F, R इज इक्वल टू 2F आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 2 डिवाइडेड बाई R के जगह पास 2F
इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पास ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। और यही है मिरर फार्मूला। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था मिरर फार्मूला, मतलब यही मिरर फार्मूला है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f, जहाँ f है फोकल लेंथ, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और b है इमेज डिस्टेंस। इस तरह से हमने कॉनकेव मिरर के लिए इस मिरर फार्मूला को प्रूव किए। अब हम लोग मिरर फार्मूला को प्रूव करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो ये हम अगले क्लास में करेंगे। इस क्लास के लिए डेट्स ऑल, थैंक यू।